Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we are going to learn about the continuation part, Parliament, and specifically in this lecture we will be learning about the budget, how budget get passed in Parliament, and what are the procedures, what are the stages through which budget goes, कैसे क्या एलोकेशन होता है, ग्रांट क्या होता है, डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है, सारी बातें जानेंगे. सो this is chapter 22.8. Make sure that you have also watched my previous videos. They are equally important, and do subscribe to the channel if you haven't yet. And there is a separate series available that is for economics. Total 57 hours का course है. You should subscribe to that course also. And there is a PDF available. So if you want to have notes, there is a PDF for the whole course is available under the एवरी वीडियोज डिस्क्रिप्शन. तो जाके उसको देखना जरूर. इंडियन पॉलिटी आई एम कवरिंग नाउ एंड द रेफरेंस आई हैव टेकन फ्रॉम द लक्ष्मीकांत बुक. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक if you talk about the civil services examination, especially UPSC or any other state PSC. So this is a very important reference book I am covering, and this is not summary, this is the whole book I am going to cover in this series. So if you haven't yet subscribed my channel, so please subscribe it right now. So the style of learning is point wise. So overall we are going to cover budget in Parliament, whereas the term, जो budget term है, ये कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. इट इज इन द नेम ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो बजट आपको कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं मिलेगा. However, under the article 112 में जो वर्ड है फॉर द बजट, इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज रिटन हियर. आगे बढ़ते हैं. सेम ही चीज है. बजट इज ओनली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बजट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है गवर्नमेंट का, एनुअल होता है. सो इन द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज है, that is annual financial statement, and which is under the article 112. Now the statements of the estimated receipts and expenditure for the financial year is, the financial year starts from 1st April. You might be knowing about this. Financial year normal year से अलग होता है, जो कि 1 जनवरी को नहीं 1 अप्रैल को शुरू होता है, and it ends on the 31st March. तो ऐसा है. और ये फाइनेंशियल ईयर के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो उसका एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स है, उसका एक्सपेंडिचर है फॉर द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, उसको इस स्टेटमेंट में शो किया जाता है. दैट इज कॉल्ड बजट. नेक्स्ट, बजट कंटेन्स द फॉलोइंग आइटम्स इन इट. तो क्या क्या होता है इसमें? तो सबसे पहले इसमें होता है एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू. रेवेन्यू मतलब कि सोर्स ऑफ अर्निंग एक आप कह सकते हो. रेवेन्यू होता है जहाँ से पैसा आता है आपको, इज द इनकम साइड ऑफ द गवर्नमेंट. तो रेवेन्यू में रेवेन्यू, देन कैपिटल रिसिप्ट एस्टिमेटेड, देन वेज एंड मीन्स रेज टू रेज द रेवेन्यू. वेज एंड मीन्स क्या होंगे पर्टिकुलर ईयर में जिसके द्वारा रेज किए जाएंगे रेवेन्यू. इन सब बातों का डिस्कशन होता है. देन एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, क्या एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करने वाली है, क्या हुआ है पिछले सालों में, तो पिछले साल में. तो सारी बातें यहाँ पे डिटेल में दी जाती हैं. डिटेल्स जो होता है एक्चुअल रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर एंड द रीजंस फॉर एनी डिफिसिट और सरप्लस, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की जाती है बजट में. तो अगर आपने मेरे इकोनॉमिक्स वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे और भी डीप से मैंने बताया बजट के बारे में. यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू explain you in that detail because that is the part of economics, so it is there in the economics. You can watch that video also. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी भी बताई जाती है बजट में कमिंग ईयर के लिए. जैसे कि अगले साल के लिए हमारा टैक्सेशन का पॉलिसी क्या होगा, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यूज क्या होंगे, स्पेंडिंग प्रोग्राम या फिर नए कुछ स्कीम्स जो आने हैं, प्रोजेक्ट आने हैं, वो क्या होगा. तो ओवरऑल इसको आप एक टर्म में अगर कैटेगराइज करोगे तो इसको बोला जाएगा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी. और वो भी किस साल के लिए? तो कमिंग ईयर के लिए. बिकॉज गवर्नमेंट पहले से ही बता देती है कि अगले साल के लिए आपके ऊपर टैक्सेशन क्या लगने वाला है, एंड क्या क्या रिसोर्सेज होंगे, क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स होंगे जहाँ से रेवेन्यू जनरेट की जाएगी, सरकार कहाँ खर्च करेगी, किस स्कीम पे, किस प्रोजेक्ट पे कितना खर्च होगा, वो सारी बातें बताई जाती हैं बजट में.
एक ट्रेंड रहा अभी तक 2017 तक कि दो बजट पेश करते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो बजट पेश करती थी। सेपरेट हेड में एक रेलवे बजट आता था और सेपरेट हेड में एक जनरल बजट आता था। बट 2007 के बाद इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अगर हिस्ट्री देखोगे कि कब रेलवे बजट अलग हुआ था, तो हिस्ट्री से निकलता है कि 2024 में रेलवे बजट को सेपरेट कर दिया गया था जनरल बजट से, 2024 में, ये फैक्ट है। एंड एक ऑकवर्थ कमिटी बैठी थी उस समय की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे कंट्री में, और उन्होंने एक कमिटी बैठाई थी कि क्या रेलवे के लिए सेपरेट बजट होना चाहिए, और बजट पे ओवरऑल ये कमिटी बैठी थी। तो इन्होंने, अकवर्थ साहब ने, इनकी जो कमिटी थी, इन्होंने बोला कि हाँ, डेफिनेटली देयर मस्ट बी ए सेपरेट बजट फॉर द रेलवे, बिकॉज उस समय रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स था और उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी बहुत खर्च कर रही थी। इनफैक्ट जो रेलवे है वो इंडिया में ब्रिटेन का ही देन है। एंड अभी भी कई लाइनें आपको मिल जाएंगी जो कि डेफिनेटली जैसी बनी थी उस समय वैसी ही है, एंड सम थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन, तो एवरीथिंग नई लाइनें बिछी हैं, लेकिन बहुत सारी 50% अभी भी पुरानी लाइनें जो हैं वो ब्रिटेन ने बिछाई थी। उन 1853 में पहली रेल चली थी। ये सारी हिस्ट्री की बातें, एनी वे वी आर नॉट गोइंग टू दैट एस्पेक्ट। बट मैं बता देता हूँ कि आपको एक्वर्थ कमिटी याद करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा चांस बन सकता है कि कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे और कब रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग किया गया था। तो आपको एक्वर्थ कमिटी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि रीजन और ऑब्जेक्टिव क्या था अलग करने का, उस समय की हम लोग बात कर रहे हैं जब जनरल बजट से इसको अलग किया गया था। तो रीजन दिया गया था कि कहीं ना कहीं अगर रेलवे बजट अलग आएगा तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अगर हम बात करें रेलवे के फाइनेंस से, तो देयर विल बी फ्लेक्सिबिलिटी इन रेलवे फाइनेंस। एंड जो रेलवे की पॉलिसी है, जो उनका बिजनेस अप्रोच है, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। सो बिजनेस अप्रोच टू द रेलवे पॉलिसी। तो रेलवे में पहले क्या था कि ओवरऑल जो भी है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से पहले नहीं देखा जाता था। नाउ आफ्टर द एक्वर्थ कमिटी के रिपोर्ट के बाद जब रेलवे बजट सेपरेट हुआ, तो बिजनेस अप्रोच को भी रेलवे अपने पॉलिसी में ऐड करने लगी। देन रीजन कुछ और भी हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ द जनरल रेवेन्यूज। अब देखिए, एक साथ होता है तो क्या होता है कि जो बजट चाहेगा जितना देना चाहेगा उतना ही देगा, लेकिन रेवेन्यूज जो, अगर रेलवे की बजट अलग हो जाए तो वो खुद की अपनी रेवेन्यू उसके लिए फिक्स है कि मेरी ही ये रेवेन्यू है, और स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो ज्यादा अच्छे से उस समय रेलवे काम कर सकती थी। एंड इनफैक्ट उस समय रेलवे काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स था उस समय कंट्री के लिए, बिकॉज सब कुछ तो ब्रिटेन इसी रेलवे से ट्रांसपोर्ट करती थी सी शोर के पास तक, और सी शोर से फिर वो बड़े बड़े पानी वाले जहाजों में भर के, समुद्री जहाजों से वो लेके सब धन लेके चले जाते थे, रॉ मटेरियल लेके जाते थे अपने कंट्री में, वहां पे उसको डेवलप करके गुड्स फिर इंडिया में ही बेच देते थे। तो ये सारी बातें थी। देन नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉफिट्स फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। मतलब बोला गया कि रेलवे की जो प्रॉफिट होगी उसका कुछ हिस्सा दे देंगे जनरल बजट में, कुछ हिस्सा सरकार को देके बाकी जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी यूज फॉर इट्स ओन डेवलपमेंट। इसके ट्रैकिंग, इसके ऑटोमेशन और बहुत सारे खर्च जो है रेलवे से रिलेटेड उसके डेवलपमेंट पे किया जाएगा। तो ये सारे कुछ रीजन्स एंड ऑब्जेक्टिव थे उस समय रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग करने के। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन क्या है अगर बात करें बजट से रिलेटेड, तो देखिए बहुत सारे प्रोविजन हैं, मैं एक एक करके बता दूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहला जो प्रोविजन है वो ये है कि बजट किसके आदेश पे, कौन कॉज करता है तो बजट आता है। तो डेफिनेटली ये बड़ा नाम है प्रेसिडेंट का। When president caused to be laid before both the houses, the budget comes laid before the both the houses। मतलब प्रेसिडेंट के ही आह्वान पे, प्रेसिडेंट के ही कॉज पे दोनों सदनों में, मतलब दोनों हाउसेस में, जो राज्यसभा है या फिर लोकसभा है, दोनों हाउसेस में जो अपना बजट है वो आता है, तो प्रेसिडेंट के नाम पे आता है। नेक्स्ट है नो डिमांड फॉर ग्रांट। अब डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है? डिमांड फॉर ग्रांट जैसे कि हर मिनिस्ट्री के लिए कुछ ग्रांट जाएगा, कुछ पैसा जाएगा, ताकि वो मिनिस्ट्री अपनी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर सके। तो वो डिमांड करते हैं कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए। हर मिनिस्ट्री अपना अपना डिमांड रखती है सरकार के पास, उसके हिसाब से ही वो पैसा एलोकेट किया जाता है, एक प्रोसीजर है। तो यहाँ पे बात ये कही जा रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो ये कहा जा रहा है कि नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट से पहले रिकमेंड करा के वो मिनिस्ट्री
अपना डिमांड फॉर ग्रांट सबमिट करेंगी, तभी उसको बजट में ऐड किया जाएगा। ये एक पॉइंट है कि बिना प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट इसमें ऐड नहीं किया जा सकता है बजट में। नेक्स्ट है, नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अप्रोप्रिएशन। मतलब ये है कि जब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ओवरऑल फंड, जितने भी भारत सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा है उसका एक पार्ट है। इसके और भी पार्ट है दो, जो कि एक है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और दूसरा है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। हालांकि इसको बाद में लास्ट में मिल जाएगा आपको पढ़ने को, डिटेल में मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक ऐसा फंड है जिसमें जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जितने भी पैसा जो आता है वो उसी में डलता है, और जितना भी खर्च होता है, मैक्सिमम खर्च, कुछ खर्च को छोड़ के, कंटीजेंसी नेचर की या फिर कुछ पब्लिक अकाउंट नेचर की छोड़ के, तो मैक्सिमम जो खर्च होता है, ओवरऑल जो मेजर खर्च होता है वो इसी फंड से होता है, और यहीं पे पैसा भी जमा होता है। तो इसलिए कहा गया है कि बिना किसी अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि पैसा कैसे दिया जाएगा, बांटने का तरीका, अप्रोप्रिएट करना मतलब पैसा देना। बिना अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन एक बिल लाया जाता है, फिर बिल को वोटिंग की जाती है, वोटिंग के बाद वो पास हो जाता है, तभी इस फंड से पैसा निकाला जा सकता है। तो यही पॉइंट ये कहना चाहता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अप्रोप्रिएशन। तो अप्रोप्रिएशन का जो बिल है और उसको एक्ट बनाना इंपॉर्टेंट है अगर आप मनी निकालना चाहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है, नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स, नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स को आप पार्लियामेंट में ला सकते हैं एक्सेप्ट ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड इनफैक्ट जो कोई भी मनी बिल राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। फिर से समझो इस बात को, कोई भी मनी बिल पार्लियामेंट में तभी आएगा जब उसको प्रायर रिकमेंडेशन मिलेगा प्रेसिडेंट का। ऐसा आपने मनी बिल वाले में पढ़ा था, तो कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये। और दूसरी बात ये कि मनी बिल हमेशा राज्यसभा में नहीं आता है, इट ऑलवेज कम्स इनटू द लोकसभा। लोकसभा में ही मनी बिल को लाया जा सकता है, राज्यसभा के पास ये राइट नहीं है कि उसमें कोई बंदा मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर दे। तो कभी भी राज्यसभा मनी बिल एक साथ नहीं आ सकते हैं, राज्यसभा के पास मनी बिल इंट्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो सिंपल है, बिना किसी लॉ के, बिना किसी कानून के टैक्स नहीं लिया जा सकता है। टैक्स तभी लिया जाएगा जब कोई कानून बने। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे समझे कि आपसे इनकम टैक्स लिया जाता है, तो इनकम टैक्स की कैसे लिया जाता है, देयर इज ए एक्ट फॉर दैट, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में सारी बातें लिखी गई हैं एंड उसके प्रोविजन के हिसाब से ही यू आर टैक्स्ड, योर इनकम हैज बीन टैक्स। तो ये प्रोसीजर है, एक लॉ है, बिना लॉ के, बिना अथॉरिटी के कोई भी टैक्स आपसे नहीं लिया जा सकता है। कल को आपके पास गवर्नमेंट का कोई बंदा आके बोले कि मुझे टैक्स दो, तो क्या आप दे दोगे? नहीं। इसके लिए एक कानून होना चाहिए, देयर मस्ट बी ए अथॉरिटी ऑफ लॉ। वो बोलेगा कि भाई हाँ ठीक है, आपसे ये टैक्स लिया जा रहा है बिकॉज ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, आईटी एक्ट के हिसाब से आपसे टैक्स लिया जा रहा है। तो देयर मस्ट बी collection of tax only on the basis of authority of law. Next है, पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और एबोलिश टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट। इसका मतलब समझो, होता क्या है कि एक्सिक्यूटिव जो है, एक्सिक्यूटिव का मतलब सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, ओवरऑल एक्सिक्यूटिव यही है। हालांकि प्रेसिडेंट एक्सिक्यूटिव का पार्ट है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सिक्यूटिव लेजिस्लेचर नहीं है। तीन ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेचर है वो अलग है, एक्सिक्यूटिव अलग है। तो एक्सिक्यूटिव क्या है? एक्सिक्यूटिव इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। तो वो क्या है, कई बार प्रपोजल लेके आते हैं, टैक्स से रिलेटेड कोई प्रपोजल लेके आते हैं कि भाई बढ़ाना है, घटाना है, जो भी है, तो वो प्रपोजल लेके आते हैं। जब वो पार्लियामेंट में आता है, पार्लियामेंट मतलब जब लेजिस्लेचर में उसको रखते हैं वोटिंग के लिए, तो पार्लियामेंट जो है, लेजिस्लेचर उस समय की जो है, उसके पास ये राइट नहीं है कि उसको वो इंक्रीज कर सके, उसको रिड्यूस कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है लेजिस्लेचर, उस पर वोटिंग कर सकती है, बट उसको इंक्रीज नहीं कर सकती है। बिकॉज लेजिस्लेचर का काम होता है हमेशा लोगों का के हित के बारे में सोचना। अगर मान लो कोई टैक्स से रिलेटेड मुद्दा आया है, तो अगर लेजिस्लेचर ही उसको इंक्रीज करने लगे, मान लो 5% टैक्स का प्रोविजन है
और लेजिस्लेचर बोले कि नहीं अब 20% टैक्स लेंगे, तो आपके क्या वो हित को देख रही है? नहीं। तो इसलिए देखिए, एक्सिक्यूटिव आपके हित को देखे ना देखे वो अलग बात है, कई बार नहीं देखती है बिकॉज उसको सरकार चलाना है। एंड ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके हित को देखना एग्जीक्यूटिव का भी है, लेकिन ओवरऑल जो मेन जो काम है वो है लेजिस्लेचर का, जो लोग बैठते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका काम है। तो वो कभी भी आपके टैक्स से रिलेटेड मुद्दे को कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते, टैक्स को दे कैन नॉट इंक्रीज, however they can reduce or they can abolish a tax। नेक्स्ट है कुछ रिलेटिव रोल्स हैं दोनों हाउसेस के, राज्यसभा और लोकसभा के, बजट से रिलेटेड कुछ दोनों के अलग अलग रोल्स हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन लोकसभा क्या रोल प्ले करता है, राज्यसभा क्या रोल प्ले करता है अगर बजट की बात होती है। तो डेफिनेटली एक मैं बात आपको बताता हूँ कि लोकसभा के पास ज्यादा पावर होता है अगर बात करें बजट से रिलेटेड, एनीथिंग रिलेटेड टू द मनी मैटर, वहां पे लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। ये एक जनरल बात है। अब स्पेसिफिकली देख लेते हैं कि रोल्स कैसे डिसाइड किया गया है दोनों हाउसेस के लिए बजट से रिलेटेड। तो सबसे पहले है मनी बिल और फाइनेंशियल बिल जब भी आता है तो उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। पहला पॉइंट यही है, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल शैल और टैक्सेशन नॉट इन राज्यसभा, मतलब इसको राज्यसभा में इस बिल को कभी भी रखा ही नहीं जाता है। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है वोट करने का, या फिर स्पेसिफिकली अगर बात करें डिमांड फॉर ग्रांट के लिए, तो डिमांड फॉर ग्रांट मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री अपना अपना डिमांड रखती है ग्रांट के लिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए। रेलवे में सपोज रेलवे, अब हाँ आजकल तो रेलवे भी से साथ में ही है, तो रेलवे मिनिस्ट्री मान लो कह दे कि मेरे मुझे साहब इतना पैसा दो। एचआरएम मिनिस्ट्री जो है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, वो भी मांग दे कि मुझे इतना पैसा चाहिए। तो अपना अपना लोग डिमांड रखते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट। तो इस पे जो वोटिंग होती है वो एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा का। राज्यसभा के पास यहाँ पे कोई पावर नहीं है कि इस मुद्दे पे, इस डिमांड फॉर ग्रांट पे वोट कर दे और इसको अप्रूव करे या डिसअप्रूव करे, ये पावर नहीं है राज्यसभा के पास। नेक्स्ट है मनी बिल या फिर फाइनेंशियल बिल, उसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो लोकसभा में। तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड उसको जब लोकसभा पास करके भेज देती है राज्यसभा में, तो राज्यसभा को उसको रिटर्न करना होता है विद इन 14 डेज। ये एक स्पेसिफिक रोल है कि जब भी लोकसभा में कोई मनी बिल या फिर फाइनेंशियल बिल पास हो गया है, डिस्कशन हुआ, सब कुछ हुआ, वोटिंग हुई और वो पास हो गया उस हाउस में, तो उसको भेजा जाएगा राज्यसभा में, बिकॉज राज्यसभा में जाना जरूरी है। दोनों सदनों की सहमति और प्लस प्रेसिडेंट का एसेंट, तभी कोई बिल एक्ट बनता है, जनरल सी बात है। तो यहाँ पे एक जो स्पेसिफिक लिमिट लगा दिया गया है राज्यसभा के ऊपर कि आपको 14 दिन के अंदर ही मनी बिल या फिर फाइनेंशियल बिल जो कि लोकसभा से पास हो गया है उसको आपको रिटर्न कर देना है लोकसभा को। ठीक है, तो ये 14 दिन का टाइम है। नेक्स्ट है एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। देखिए, जब भी एस्टिमेशन निकाला जाता है स्पेशली सरकार के खर्च का, एक्सपेंडिचर का, तो उसमें दो बातें हमेशा ध्यान रखना, इसको अलग अलग शो किया जाता है। एक तो एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसका दो मतलब, देखिए चार्ज एंड मेड को मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से बता दूं। चार्ज एंड मेड, ये दो बातें हैं। जब भी बात आप सुनोगे कि एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहां पे वोटिंग नहीं होगी, वहां पे पार्लियामेंट में उसकी वोटिंग, मतलब लोकसभा में उस मैटर पे वोटिंग नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट की जो सैलरी, इमोल्यूमेंट्स, जो पैसा मिलता है, वो चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब उसके लिए वोटिंग नहीं होती है। अगर टर्म आप सुनो मेड, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उस केस में होता है कि वोटिंग होगी, मतलब जब तक अगर वोटिंग नहीं हो पार्लियामेंट में तब तक वो पैसा नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन चार्ज जब किया जाएगा तो बिना वोटिंग के वो पैसा निकाल लिया जाता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को सैलरी देना है, हाई कोर्ट के जज को पेंशन देना है, ऐसे कई सारे हैं, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी को उसकी सैलरी, ये सारे मैटर्स में, या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को सैलरी देना, इन सब मैटर में चार्ज किया जाता है, मतलब इसको वोटिंग से बाहर रखा गया। और रीजन ये है बाहर रखने का ताकि वो लोग
कभी भी मतलब किसी के अधीन काम ना करे, मतलब उनको इंडिपेंडेंस मिले। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज अगर वो किसी के पार्लियामेंट पे डिपेंडेंट हो जाए तो वो सोचेंगे यार हमारे मेरी तो सैलरी कम कर देगा पार्लियामेंट, तो हो सकता है कि डिसीजन वो उसके फेवर में दे दे। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ज एंड मेड। वेन एवर यू हर्ट हियर द टर्म चार्ज, तो आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पे वोटिंग नहीं होगी, अगर मेड की जा रही है तो वहां पे वोटिंग हो रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट, बजट शैल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम द अदर एक्सपेंडिचर। अब देखिए क्या है, होता क्या है कि रेवेन्यू अकाउंट से जो खर्च होता है वो कैपिटल बिल्डिंग में नहीं होता है, वो मतलब समझ लो कि सोशल सेक्टर पे खर्च किया जाता है, जैसे कि हाउसिंग पे, जैसे कि जो पब्लिक गुड्स हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कि सैनिटेशन, ऐसे चीजों पे खर्च किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसमें कैपिटल बिल्डिंग नहीं हो रही है। तो मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बजट में हमेशा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि रेवेन्यू अकाउंट पे क्या खर्च कर रहा है और बाकी आपकी एक्सपेंडिचर क्या है। तो ये सारी बातें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नो वोट। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि अगर जब भी चार्ज शब्द सुनो तो वहां पे वोटिंग नहीं होती है। बट ये चीज है, डिस्कशन हो सकता है पार्लियामेंट में, इस मैटर पे डिस्कशन डेफिनेटली किया जा सकता है, बट उसके लिए वोटिंग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है। चार्ज एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसमें वोट नहीं किया जा सकता, तो नॉन वोटेबल होता है एंड कैन ओनली बी डिस्कस। ठीक है, तो वो अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की सैलरी वगैरह, अलाउंस वगैरह जो भी है, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। तो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा से होते हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर लोकसभा से होते हैं। इनके पोस्ट को इंडिपेंडेंट रखने के लिए, ताकि वोटिंग ना की जाए और किसी के अधीन ना लगे ये लोग, ये प्रोविजन रखा गया है कि इनकी जो सैलरी है वो चार्ज की जाती है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सैलरी, अलाउंस, पेंशन, ये एक अलग एग्जांपल है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पेंशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, then salary allowances and pension of controller and auditor general of India, salaries and allowances of एंड पेंशन ऑफ चेयरमैन मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। इनफैक्ट इनके जो स्टाफ्स होते हैं, जो ऑफिस का खर्च होता है, वो भी इसी में डाला जाता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को ओवरऑल चलाने के लिए जो खर्च है, देखिए वहां पे हजार चीजें लगती हैं, हजार तमाम तरीके के खर्च हो सकते हैं। मेंटेनेंस का खर्च है, रजिस्टर्स का खर्च है, चेयर्स का खर्च है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी सुप्रीम कोर्ट का खर्च है, जो भी, चाहे पेन खरीदने से लेकर, पेपर से लेकर, चेयर, कुर्सी, पंखा, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो भी होता है वहां पे, वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट का जो भी है वो सब कुछ चार्ज किया जाता है, ये वोटिंग से बाहर है। नेक्स्ट है सीएजी और यूपीएससी के ऑफिस से रिलेटेड जो भी है, उनकी सैलरी, उनके स्टाफ की, पर्सन सर्विंग जो उस ऑफिस में काम कर रहे हैं, उन सब की सैलरी वगैरह भी चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब वोटिंग से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट है डेप्ट चार्जेस, जो भी सरकार का कर्ज है उसके लिए जो भी पैसा लग रहा है वो भी चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ना कि इसको मेड किया जाता है, तो मतलब इसको भी वोटिंग से बाहर किया गया है। नेक्स्ट है एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो मतलब जो भी कोर्ट के अवार्ड के लिए जो भी सम चाहिए जजमेंट से रिलेटेड, डिग्री जजमेंट या फिर कोई ट्रिब्यूनल के जजमेंट वगैरह से, तो वो भी चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी दूसरा कोई एक्सपेंडिचर जो एक्सप्लेन करे वो भी इसमें रखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे स्टेजेस इन इनएक्टमेंट, मतलब कि बजट को इनएक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो 6 स्टेजेस होते हैं, 6 स्टेजेस होते हैं। जैसे कि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं बजट को और उसमें भाषण देते हैं। देन नेक्स्ट आता है जनरल डिस्कशन, उस पर जनरल डिस्कशन होती है, उसमें प्रिंसिपल्स और उससे रिलेटेड, वोटिंग यहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट है स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, जब जनरल डिस्कशन हो जाता है तो डिपार्टमेंटल कमिटीज को दे दिया जाता है कि भाई आप अब स्क्रूटनाइज करो, क्लॉज बाय क्लॉज देखो एंड रिकमेंड करो। देन वोटिंग होता है, वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट, जो सेपरेट मिनिस्ट्री से आती है, उस पर फिर फाइनली वोटिंग होती है। स्क्रूटिनी जब हो जाता है डिपार्टमेंटल कमिटीज का, तो फिर से वो वापस हाउसेस में चले जाते हैं, हाउसेस में वोटिंग होती है। हाउस मतलब लोकसभा, राज्यसभा में तो वोटिंग होती ही नहीं है डिमांड ऑफ ग्रांट पे। देन
पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, बिना किसी अप्रोप्रिएशन बिल के कभी भी एक भी रुपया कंसोलिडेटेड फंड से निकाला नहीं जा सकता है, एक्सेप्ट अगर चार्ज किया जा रहा है तो वहां पे वोटिंग नहीं होगी, लेकिन अप्रोप्रिएशन बिल जरूरी होता है। पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल मतलब कि जो अगले साल के लिए खर्च है उसके लिए पैसा निकालना है, इनकम साइड के लिए, मतलब सरकार का जो टैक्सेशन का प्लान है उसको भी एक बिल से पास करके ही तभी वो जो टैक्सेशन का प्लान है वो सब सारी बातें यहाँ पे इस बिल से क्लियर करके ही इसको एक्ट बना के ही किया जा सकता है। अब इसको एक एक करके देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, ये जो बजट प्रेजेंट किया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। निर्मला सीतारमन आज के डेट में है, वो करती हैं। एंड पहले क्या होता था कि लास्ट डे ऑफ फरवरी के लास्ट डे, यूजुअली 28 या फिर जब 29 दिन वाला फरवरी हो जाता है 29 तारीख को होता था, पेश किया जाता था बजट। लेकिन इसको एडवांस कर दिया गया है अभी, और 1 फरवरी को किया जाता है। आज की डेट में जो ट्रेंड है ये 1 फरवरी को कर दिया गया है, एडवांस कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आता है, आ सकता है आपके प्रीलिम्स में जरूर आ सकता है, कोई इसमें डाउट नहीं है कि आज की डेट में जो बजट है वो कब पेश किया जाता है। तो 1 फरवरी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन 2 और मोर पार्ट्स। तो जो बजट है उसको जरूरी नहीं है कि एक ही पार्ट में आपको कर देना है, इसको आप दो पार्ट, 2 या 3 पार्ट, 4 पार्ट, कितने भी पार्ट में प्रेजेंट कर सकते हो। एवरी टाइम इसको बजट ही माना जाएगा, मतलब इसको पार्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है। बट जो प्रेजेंटेशन बजट में होता है कि इसमें डिस्कशन नहीं होता है बजट पे, सेम डे को डिस्कशन नहीं होता है, नो डिस्कशन ऑफ द बजट ऑन द डे जिस दिन इसको प्रेजेंट किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच देती हैं, और जब बजट स्पीच खत्म हो जाता है लोकसभा में तो उस बजट को बाद में रख दिया जाता है राज्यसभा में, एंड ओनली डिस्कस करते हैं राज्यसभा में। वोटिंग का कोई पावर नहीं है राज्यसभा में, कोई पावर नहीं है राज्यसभा को डिमांड फॉर ग्रांट जो कि मिनिस्ट्री से आती है वहां पे वोट करने की, तो बाद में इसको राज्यसभा में रख दिया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए अब बजट हम बात कर रहे हैं तो बजट में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि टोटल बजट जिसको कहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि बजट एक पर्टिकुलर पेपर है, बजट नहीं, उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो एक साथ मिलके बजट बनता है। तो उन डॉक्यूमेंट्स को जानना जरूरी है। सबसे पहले उसमें आता है बजट स्पीच एनुअल। पहला है बजट स्पीच, एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट को ही पढ़ती है निर्मला सीतारमन जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है। नेक्स्ट आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्लियरली लिखा रहता है कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ, रेवेन्यू कितना आया, अगले साल के लिए क्या प्लान है, सारी बातें इसमें लिखी रहती है। नेक्स्ट है डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट्स जो कि मिनिस्ट्री से आता है वो भी एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में रहता है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएशन बिल, एक डॉक्यूमेंट में रहता है। फाइनेंशियल बिल, नेक्स्ट है स्टेटमेंट मैंडेटेड अंडर द FRBM एक्ट। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं। अगर आपने मेरा इकोनॉमिक्स वाला क्लास देखा होगा तो डेफिनेटली यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस। इसमें होता क्या है कि 2003 में ये एक्ट आया था और सरकार ने बोला कि देखिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट वगैरह पे फ्रेमवर्क पे काम करना होगा। देन फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी अपनी क्लियर रखनी पड़ेगी, कुछ मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो ये जो बातें कही इन्होंने, इसको स्टेटमेंट में भी देना जरूरी है पार्लियामेंट में। तो देखिए पार्लियामेंट में जब बजट आता है तो FRBM एक्ट के तहत मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट सरकार देती है, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट सरकार रखती है, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट भी सरकार रखती है। अब FRBM के बारे में ज्यादा डिटेल में तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि सेपरेट क्लास ही है, वो इकोनॉमिक के अंदर आता है। इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाया तो वहाँ पे क्लियरली बताया आपको, तो वो देख लेना वीडियो अगर आप चाहो तो। आपको सारी क्लासेस देखनी पड़ेंगी बिकॉज आप ओवरऑल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो इधर उधर छिटपुट नहीं कर सकते। एक थिंक सोचो कि दिमाग में बिठाओ कि कहाँ से पढ़ना है आपको, वो जरूरी है। उस चीज से स्टिक रहो बिल्कुल, उसको जितनी बार पढ़ लो, इतनी बार रिवाइज कर लो कि आपका काम हो जाए। आप जब भी एग्जाम में जाओ फंडा क्लियर रहेगा, एकदम टक टक मारोगे आंसर तुरंत ही आएगा। देन आता है उसमें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सपेंडिचर बजट, कितना खर्च करेंगे वो भी एक कागज में लिखा रहता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। रिसिप्ट बजट, कितना पैसा आया है वो भी क्लियर लिखा रहता है। देन एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंशियल बिल, बजट एट ए ग्लांस, आउटकम बजट, ये सारी बातें डॉक्यूमेंट्स होती है। सब डॉक्यूमेंट्स मिलके बजट बनता है, तो इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक देख लो ये क्या क्या चीजें हैं जो कि जनरली ये समझो कि बजट क्या है, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो बजट बनता है।
नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्वे भी पहले बजट का पार्ट होता था, लेकिन आज की डेट में इकोनॉमिक सर्वे को बजट से पहले ही रख दिया जाता है। पहले क्या होता था, बजट के साथ ही इकोनॉमिक सर्वे को भी रखा जाता था। और इकोनॉमिक सर्वे है क्या, ये ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पर्टिकुलर कंट्री दिखाता है, जो कि मेड किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आज की डेट में जो इसका प्रेजेंटेशन है बजट के साथ नहीं होता है। जनरली इट इज प्रेजेंटेड 1 day और फ्यू डेज बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, एंड ये प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। एंड इस पे साइन रहता है बेसिकली आई थिंक इकोनॉमिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का। आगे देखते हैं जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन ये नेक्स्ट स्टेज आ गया। अभी तक हमने प्रेजेंटेशन ऑफ बजट की बात की थी। जनरल डिस्कशन में क्या होता है, ये जब प्रेजेंटेशन होता है बजट का, उसके कुछ दिन बाद, इट बिगन्स a few days later after the presentation of budget, and दोनों हाउसेस में ये डिस्कशन होता है। दोनों हाउसेस में बजट जाता है, दोनों हाउसेस में डिस्कशन होता है, एंड इट यूजुअली लास्ट फॉर द 3 to 4 days। एंड इस जनरल डिस्कशन के तहत कभी भी कट मोशन नहीं लाया जाता या फिर वोटिंग भी नहीं होती है। इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो जानो कट मोशन क्या होता है। कट मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो कि जब पार्लियामेंट को लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन जो सरकार बजट में लाई है उसमें कुछ पैसा कम करना है, जैसे कि मान लो कि जो ग्रांट है, ग्रांट जो डिमांड फॉर ग्रांट, उसमें कुछ पैसा अमाउंट कम करना है या फिर बिल्कुल हटाना है, तो कट मोशंस लाए जाते हैं। कट मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है पार्लियामेंट के पास, जिसको यूज किया जाता है बजट के दौरान। तो हालांकि जनरल डिस्कशन में इसको यूज नहीं किया जाता, तो नो कट मोशन या फिर वोटिंग भी नहीं होती है। जनरली बस डिस्कस किया जाता है, ओवरऑल प्रिंसिपल देखे जाते हैं, ओवरऑल कहाँ क्या खर्च किया जा रहा है, जनरल होता है। बट डिस्कशन नहीं करते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, इतना पैसा कैसे जाएगा, इसका कारण बताइए, ये सब बातें नहीं होती हैं। नेक्स्ट है स्क्रूटनी लेवल आ जाता है, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटी। जब जनरल डिस्कशन हो जाता है तो उसके बाद हाउसेस एडजॉर्न हो जाती हैं, दोनों हाउसेस एडजॉर्न हो जाती हैं फॉर अबाउट 3 to 4 weeks, मतलब कि 1 महीने के आसपास के लिए दोनों हाउसेस स्थगित हो जाती है, काम करना बंद कर देती हैं। 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी है पार्लियामेंट की, जो कि एग्जामिन करती हैं। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कोई मिनिस्ट्री का जो डिमांड फॉर ग्रांट है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जाएगा, स्टैंडिंग कमिटी को जाएगा, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी को। ऐसे करके हर कमिटी को मिल जाएगा उसका डॉक्यूमेंट, और उसको वो एग्जामिन करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं। एंड वही लोग डिमांड फॉर ग्रांट को देखते हैं, कंसर्न मिनिस्ट्रीज को, एंड प्रिपेयर करते हैं अपना रिपोर्ट, उस जो डिमांड है उस पर अपना रिपोर्ट तैयार करके फिर इनको जमा करना होता है ये फिर हाउसेस को। तो जब ये जमा कर देते हैं हाउसेस को, तो अब बारी आ जाती है जब हाउसेस के पास वो डिपार्टमेंट कमिटीज के द्वारा जो रिपोर्ट आया है उस पर वोटिंग करने का। तो जो रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी इनके पास आता है उस पर वोटिंग होती है मिनिस्ट्री वाइज। अब हर मिनिस्ट्री अपना अपना डिमांड फॉर ग्रांट दे के रखी है, उसमें ऑलरेडी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ने उसको देख लिया है, सोच लिया, समझ लिया और कुछ रिपोर्ट बना के भेज दिया है। तो मिनिस्ट्री वाइज ही वोटिंग शुरू हो जाती है। वोटिंग होती है मिनिस्ट्री वाइज। मान लो जैसे रेलवे मिनिस्ट्री की वोटिंग होने लगी और उसमें फिर वोटिंग हो गई, पास हो गया तो पैसा दे दिया जाएगा, मतलब। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं डिटेल में एंड कैन आल्सो मूव मोशंस टू रिड्यूस एनी डिमांड फॉर ग्रांट। ये अब यहाँ पे कट मोशन आ जाता है। जब वोटिंग के लिए आता है तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं, ओवरऑल डिस्कशन होता है कि भाई ये प्रोविजन कैसा है, इस मिनिस्ट्री को इतना पैसा क्यों जाना चाहिए। तो वहां पे डिस्कशन में जब उनको लगता है कि नहीं यार ये ज्यादा पैसा यहाँ पे जा रहा है, तो मोशंस लाते हैं, कट मोशंस। अब कट मोशन में भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि देख लीजिए आप टाइप, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन एंड टोकन कट मोशन। इन तीनों को एक एक करके जानते हैं। जो पॉलिसी कट मोशन है वो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉलिसी को ही, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से कोई डिमांड फॉर ग्रांट आया है, उसमें एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को पसंद नहीं आई और उसको डिसप्रूव करना चाहते हैं, वो लोग उसको नहीं रखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर डिमांड फॉर ग्रांट में, तो उसको डिसअप्रूवल के लिए पॉलिसी कट मोशन लाया जाता है। सो पॉलिसी कट मोशन इज अ डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई एक मोशन लेके आते हैं, कहते हैं कि जो जितना पैसा इस पॉलिसी के लिए मांगा गया है उसको रिड्यूस करके 1 रुपया कर दो। तो 1 रुपये की क्या वैल्यू हो जाएगी, मतलब ओवरऑल डिसअप्रूवल हो जाएगा।
तो अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड टू बी ₹2.1। तो ये एक इनका तरीका है कि मतलब डिसअप्रूवल कर दिया जाए ओवरऑल पॉलिसी को। नेक्स्ट जो मोशन आ सकता है कट मोशन में, वो होता है इकोनॉमिक कट मोशन। यहाँ पे ये बताना चाहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कहीं ना कहीं ये पॉलिसी आएगी पर्टिकुलर अगर डिमांड फॉर ग्रांट से रिलेटेड, तो वो इकोनॉमी को खतरा पहुंचाएगी, इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकती है। तो इसको रिड्यूस, इस डिमांड बी रिड्यूस बाई स्पेसिफिक अमाउंट। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि ठीक है इतना अमाउंट मांगा है तो इसको इतना कम कर दिया जाए। उस पर वोटिंग होती है, अगर अप्रूवल मिल गया तो कम हो जाता है, नहीं अप्रूवल मिला तो उतना ही रह जाता है। नेक्स्ट है टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन बेसिकली एक मतलब अपना ग्रीवांस गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी मतलब अंदर का ग्रीवांस निकालना, मतलब कि अंदर का दुख व्यक्त करने का एक तरीका है ग्रीवांस निकालने का। तो वेंटिलेट्स ए स्पेसिफिक ग्रीवांस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड बाई ₹100। तो कैसी मान लीजिए बहुत बड़ा अमाउंट है, उसमें से ₹100 कम ही कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उस डिमांड को तो कोई असर पड़ेगा नहीं। लेकिन एक ये तरीका है, ये एक तरीका है जिससे कि पार्लियामेंट अपना ग्रीवांस दिखाती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि हम दुखी हैं आपके इस प्रपोजल से, ये ठीक नहीं है। तो एक टोकन कट मोशन भी होता है जो कि यूजुअली अपना ग्रीवांस दिखाने के लिए पार्लियामेंट लेके आती है, हालांकि इससे कुछ होता नहीं है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कंडीशंस फॉर कट मोशन। अब देखिए कट मोशन लाने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं कि कट मोशन कभी भी कैसे भी लाया जा सकता है, तो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तभी उसे कट मोशन माना जाएगा। तो वो कंडीशंस क्या क्या है? सबसे पहले है कि जो कट मोशन आएगा इट शुड रिलेट टू वन डिमांड ओनली, मतलब एक साथ एक ही डिमांड ला सकते हैं, एक ही पॉलिसी को एक ही चीज पे कट मोशन मांग सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मांग ले इसमें भी इतना पैसा कम कर दो, यहाँ भी इतना पैसा कम कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, नहीं, एक ही डिमांड किया जा सकता है कट मोशन के थ्रू। नेक्स्ट है इसमें क्लियरली बताना होता है, क्लियरली एक्सप्रेस्ड, एंड इसमें आर्गुमेंट या फिर डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं हो सकता। जो कट मोशन आएगा उसमें आर्गुमेंट नहीं कर सकते आप, सिंपल आप बोलिए कि आपको ये पसंद नहीं है एंड इसको इतना कर दो, ये कर दो। जो पॉलिसी कट मोशन के 3 मोशन है उन्हीं के हिसाब से काम करना है, क्लियरली एक्सप्रेस करना है कि आपको चाहिए क्या, आर्गुमेंट नहीं करना है, डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं देना है किसी को भी। तो ये तरीका है। नेक्स्ट है इट शुड बी कन्फाइंड टू वन स्पेसिफिक मैटर, एक पर्टिकुलर मैटर पे ही स्पेसिफिक होना चाहिए, 10 मैटर को एक साथ नहीं लाया जा सकता है। अगर बात कर रहे हैं कि रेलवे के एक पर्टिकुलर कोई पॉलिसी है, मान लीजिए ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन से ही रिलेटेड आपको कट मोशन लाना है। ऑटोमेशन भी ला दिए, पैसेंजर के फेयर से भी लेके आ गए, फिर आप सिग्नलिंग से भी लेके आ गए, तो 10 चीजों को एक साथ कंबाइन नहीं करना होता, एक स्पेसिफिक मैटर को पकड़ना होता है, उसी पे ही कट मोशन लाया जा सकता है, 10 चीजों पे नहीं। देन नेक्स्ट है it should not give suggestion for the amendment or repeal of existing law. No suggestion can be given for the amendment or repeal of the existing law. तो ये कट मोशन आप खाली जो आया है, जो प्रपोजल है उसी से रिलेटेड आप ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले से जो लॉ है उसको आप रिपील खत्म करने के लिए या फिर उसको अमेंड करने के लिए लेके आए कट मोशन, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, उसको कट मोशन नहीं माना जाएगा। सिंपल सी बात है, बजट आया है, बजट में डिमांड फॉर ग्रांट है, उसमें आप सेटिस्फाई नहीं है, उसको कम करना चाहते हैं, या फिर ₹1 10 ₹100 जो भी, या फिर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट, तो वही कर सकते हैं आप। वहाँ पे कोई पर्टिकुलर पहले से बजट से रिलेटेड कोई एक्ट है उसमें कहें कि आपने इस एक्ट को थोड़ा सा ना हम एक काम करते कट मोशन लाके इसको रिपील किया जाए, खत्म करो, पसंद नहीं है, या फिर इसको अमेंड कर दो, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, उसको कट मोशन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है इट शुड नॉट रेफर टू ए मैटर दैट इज नॉट प्राइमरली द कंसर्न ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कंसर्न है उसी से रिलेटेड चीज ला सकते हैं, उससे हटके नहीं। नेक्स्ट है नॉट ऑन द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिड चार्ज, अब देखिए यहाँ पे बहुत आ गया चार्ज। जब भी चार्ज आए तो मैंने बोला था वोटिंग होती ही नहीं है, तो वोटिंग जब होगी ही नहीं तो क्या कट मोशन भी तो वोटिंग से ही पास होता है ना, तो कट मोशन वहां पे लागू ही नहीं होगा। जब भी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो कट मोशन वहां पे लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है इट शुड नॉट रिलेट द मैटर अंडर विच द जुडिक्शन बाय ए कोर्ट नॉट रेज ए क्वेश्चन ऑन ऑफ प्रिविलेज। तो देखिए वैसे मैटर को नहीं लाया जा सकता जो कि ऑलरेडी कोर्ट के पास पड़ा हुआ है और कोर्ट का उसमें एडजुडिकेशन आना बाकी है।
उसमें अभी एडजुडिकेशन आया नहीं है, तो उसको आप इसमें कट मोशन में ला के नहीं इसको ऐड नहीं कर सकते। या फिर इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो कि हाउसेस के प्रिविलेज से रिलेटेड है, लोकसभा के हाउसेस के प्रिविलेज से रिलेटेड है, उसको भी यहाँ पर रेज नहीं किया जा सकता है कट मोशन के द्वारा। नेक्स्ट है, इट शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑन विच ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन द सेम सेशन। इसी सेशन में 3 सेशन होते हैं, विंटर सेशन, देन बजट सेशन। तो बजट सेशन से रिलेटेड मान लीजिए कोई ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है किसी पर्टिकुलर मैटर पे, उसी को फिर से आप इस मोशन के द्वारा डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। देन नो ट्रिवियल मैटर, कोई भी ऐसा नहीं कि एकदम से फालतू जिसका कोई महत्व ही नहीं है, मामूली से मैटर को आप लेके आ गए, तो नो ट्रिवियल मैटर, ट्रिवियल मैटर को नहीं लाना है यहाँ पे। नेक्स्ट है, इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर और कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन अंडर विच सब्सटैंटिव मोशन इज रिक्वायर्ड। जैसे कि सब्सटैंटिव मोशन ऐसे मोशन होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्फ कंटेंट होते हैं, और ये स्पेशली अगर बात करें तो जैसे रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर, ऐसे लोगों के लिए लाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप कट मोशन के द्वारा नहीं ला सकते हैं किसी भी व्यक्ति के। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसके लिए सब्सटैंटिव मोशन रिक्वायर्ड है, वहां पे कट मोशन चलेगा ही नहीं। तो इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द कैरेक्टर और कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन अंडर विच सब्सटैंटिव मोशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है, it should not anticipate a matter which has been previously appointed for consideration in the same session। तो वही सेम बात है। नेक्स्ट है, नॉट सीक टू रेज डिस्कशन ऑन ए मैटर पेंडिंग बिफोर एनी स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो पहले से किसी मैटर ट्रिब्यूनल या फिर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के पास, जो भी जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल नेचर की हो सकती है, उसके पास मैटर पड़ा हुआ है, तो वो देखेगी ना भाई, आप कट मोशन के द्वारा थोड़ी लेके आ सकते हो। नेक्स्ट है, देखिए आजकल बात करें सिग्निफिकेंस की, कट मोशन की, क्या इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्या इसका महत्व बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है ये, तो इसकी आंसर है सिंपल से, इसका महत्व बहुत ज्यादा नहीं है। इसकी महत्वपूर्णता इतनी ज्यादा दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है, इनिशिएट करता है कंसंट्रेटेड डिस्कशन, पार्टिकुलर पॉलिसी पे डिस्कशन तो करता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये अपहोल्ड करता है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये भी सही बात है। बट एक बात है कि इसकी यूटिलिटी नहीं है, इट हैज नो मच यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि ये जब मूव किया जाता है, ओनली मूव्ड एंड डिस्कस्ड इन द हाउस बट नॉट पास्ड। क्योंकि क्या होता है कि हाउस में जो मेजोरिटी होती है वो सरकार के पास होती है, एंड जब भी कट मोशन आता है तो वो पास ही नहीं हो पाता है, तो इसका कोई महत्व बच नहीं जाता। बस एक डिस्कस करा देता है चीजों को, सरकार को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला देता है, लेकिन पास नहीं हो पाता है। अगर ये पास हो गया कट मोशन, तो समझो कि सरकार ही गिर जाएगी, बिकॉज वो मैटर आ जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कट मोशन पास हो गया, आपके अगेंस्ट पास हो गया, तो ये इसलिए पास तो होता नहीं है, क्योंकि हाउस में मेजोरिटी रहती है गवर्नमेंट की, तो इसलिए इसका जो महत्व है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है, लास्ट डे ऑफ द डेज अलॉटेड फॉर डिस्कशन एंड वोटिंग द स्पीकर पुट्स द ऑल द रिमेनिंग डिमांड्स टू वोट एंड दैट इज कॉल्ड बुलेटिन। तो होता क्या है, देखिए डिस्कशन के लिए ना एंड वोटिंग के लिए पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि इतने डेज आप लोगों के लिए अलॉटेड है, इसी में डिस्कशन कर लेना है। लेकिन होता क्या है कि लास्ट डे में ऐसा भी बच जाता है, कई सारे डिमांड फॉर ग्रांट्स डिस्कस हुए ही नहीं है। उस केस में क्या होता है कि स्पीकर के पास एक पावर है कि सारे जिस पे डिस्कस हुआ नहीं हुआ, डिमांड जो भी है उन पे डिस्कस हुआ नहीं हुआ, सबको एक साथ वोटिंग के लिए रख दिया जाता है और सब पे वोटिंग करके पास कर दिया जाता है। मतलब बुलेटिन कर दिया जाता है प्रोसेस को, वही खत्म कर दिया जाता है। मतलब कई सारे ऐसे डिमांड फॉर ग्रांट ऐसे होते हैं जिसपे डिस्कशन नहीं हुआ है और लास्ट दिन भी आ गया, तो उस समय स्पीकर के पास पावर रहता है सीधा उसको वोटिंग पे डाल देने का, जिस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग बुलेटिन। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ तक स्टेज कंप्लीट हो गया, वोटिंग स्टेज कंप्लीट हो गया। अब आता है नेक्स्ट स्टेज जिसका नाम है पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। अब ये देखिए, जो भी मनी, नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। इसका मतलब ये है कि मैंने पहले भी बताया आपको कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा अगर निकाला जाएगा तो वो बिना बिल के, बिना लॉ के, बिल लाना पड़ेगा, उसको लॉ बनाना पड़ेगा, तभी पैसा निकाला जाएगा। इसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल सरकार लेके आती है, अप्रोप्रिएशन बिल ला दिया जाता है, उस पर वोटिंग होती है
वोटिंग होती है ओनली, और इस पे अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। जितने भी डिमांड फॉर ग्रांट्स वगैरह डिस्कस ऑलरेडी हो गए, पॉलिसी कट मोशन जो भी सब कुछ हो गया, वो उन्हीं पे सीधा वोटिंग होनी है, उनमें अमेंडमेंट नहीं होगा। बजट से रिलेटेड कोई चीज पे अब अमेंडमेंट नहीं होगा, यहाँ पे बस अप्रोप्रिएशन, मतलब कि अब उसके जो डिमांड आ गया है उसके लिए पैसा निकाल देना है। पैसा निकालने के लिए लॉ चाहिए, तो लॉ के लिए यहाँ पे अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। अमेंडमेंट कुछ नहीं हो सकता है। दिस टेक्स टाइम एंड यूजुअली गोज ऑन टिल द एंड ऑफ अप्रैल। तो इसमें टाइम लगता है, मतलब 2 महीने के आसपास टाइम लग जाता है अप्रोप्रिएशन पास करते करते। बट द गवर्नमेंट नीड्स मनी टू कैरी ऑन इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज। बट क्या होता है कि 31 मार्च के बाद अब तो पुराना पैसा तो खत्म हो जाता है, अब नए साल शुरू हो गया, तो अप्रैल तक ये पास होगा पैसा। तब तक के लिए कुछ पैसा चाहिए सरकार को चलाने के लिए, उसके नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथराइज किया है लोकसभा को कि वो अपना कोई भी एडवांस में ग्रांट ले सकता है ऑन द अकाउंट ऑफ वोट ऑन अकाउंट, मतलब कि वोटिंग होगी, अकाउंट पे वोट हो जाएगी और वो पैसा मिल जाएगा। मतलब टेम्पोरी पर्पस के लिए, जब तक कि काम नहीं चल रहा है, मतलब जब तक ये अप्रोप्रिएशन बिल नहीं आ रहा है, तब तक के लिए एडवांस में पैसा मिल जाता है लोकसभा को। अब इसके बाद आ जाता है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। अब देखिए, ये अगर बात करें पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल की, ये क्या है? ये लीगलाइज करता है इनकम साइड ऑफ बजट को। अब बजट में होता क्या है, सरकार अपना वेज एंड मीन्स बता देती है कि कैसे हम लोग पैसा जो खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो कैसे रिकवर करेंगे, कैसे हमारे पास रेवेन्यू आएगा। तो रेवेन्यू कैसे आता है? टैक्स से आता है, और भी कुछ सोर्स है वहां से आता है। तो वो बता देना मुंह से नहीं, पॉसिबल नहीं हो जाता, उसको लीगलाइज, मतलब उसको एक्ट बनाना पड़ता है। वो जो भी बातें कही है कि इतना % टैक्स लेंगे, ये लेंगे, ऐसे लेंगे, वैसे लेंगे, उसको लीगलाइज करने के लिए फाइनेंस बिल आता है, और बिल को लीगलाइज किया जाता है और एक्ट बनाया जाता है, तभी जाके वो जो इनकम साइड है बजट का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल से ही रिलेटेड है, टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रोपोजल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फॉलोइंग ईयर सब्जेक्ट टू ऑल द कंडीशंस एप्लीकेबल टू ए मनी बिल। यहाँ पे ये जो फाइनेंस बिल पास होता है, वहाँ पे मनी बिल से रिलेटेड सारे जो प्रोविजंस है, जैसे उसका तरीका है पास करने का, वो फॉलो किया जाता है। एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट है एक 1931 में आया था, उसने फाइनेंस बिल को बोला कि आपको विद इन 75 डेज के अंदर ही फाइनेंस बिल को इनएक्ट कर लेना है। तो एक बेसिकली एक एक्ट है 1931 का है, कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट, जो कि कहता है कि जो इनकम साइड वाले को लीगलाइज करने के लिए जो फाइनेंस बिल आएगा, उसको 75 दिनों के अंदर ही पास कर लेना होगा। तो ये सारी बातें यहाँ तक हो जाती हैं, और हमारा बजट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। बजट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके अलावा, बजट के अलावा, बजट में जो पैसा जाता है उसके अलावा भी कुछ और भी ग्रांट्स हैं, अदर ग्रांट्स जो कि बजट से अलग हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दिए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। तो वो कौन कौन से अदर ग्रांट्स है वो देख लीजिए। सबसे पहले है सप्लीमेंट्री ग्रांट। मान लीजिए कि बजट में कुछ अमाउंट फॉर पर्टिकुलर सर्विस के लिए फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया गया है, और वो पाया जा रहा है कि वो अमाउंट इनसफिशियंट है उस पर्टिकुलर करेंट उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो अमाउंट सफिशियंट नहीं है, मतलब इनसफिशियंट है। उस केस में पार्लियामेंट सप्लीमेंट्री ग्रांट दे सकती है। तो ऐसे पैसे को जो अमाउंट दिया जाता है, इन केस की बजट के द्वारा जो पास किया गया अमाउंट कम पड़ रहा है, इनसफिशियंट है, तो कुछ सप्लीमेंट देना पड़ेगा। उस ग्रांट को कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब आगे बढ़ते हैं एडिशनल ग्रांट। कई बार ऐसा देखा जाता है, कई बार ऐसी जरूरत आन पड़ती है, नीड हैज अराइजन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर फॉर द न्यू सर्विसेज, जो कि बजट में नहीं मेंशन है। बजट में जो सर्विसेज हैं उनके ग्रांट, उनके लिए पैसा तो ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन ऐसा जरूरत देखा गया कि कुछ और सर्विसेज चाहिए पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को, हो सकती है कि पर्टिकुलर एक नई सर्विस देनी है, उसके लिए कुछ और पैसा चाहिए, तो उसके लिए क्या दिया जाएगा? एडिशनल ग्रांट। नेक्स्ट है एक्सेस ग्रांट। जब भी when money has been spent on any service during a financial year in the excess of amount granted, तो जब भी बजट में जितना पैसा दिया गया है, मान लीजिए उससे ज्यादा पैसा खर्च हो गया उस सर्विस को देने में, उस पर्टिकुलर ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में पर्टिकुलर किसी भी मिनिस्ट्री के द्वारा ज्यादा खर्चा हो गया, तो उस केस में वो खर्चा तो देना पड़ेगा। तो उसके लिए एक्सेस ग्रांट दिया जाता है, एंड ये भी वोटिंग के द्वारा दिया जाता है। इट हैज टू बी वोटेड
बाय द लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा तब इसको वोटिंग पे लाया जाएगा। एंड इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन इनटू द लोकसभा। लोकसभा में ऐसे बिल को जो कि एक्सेस ग्रांट से रिलेटेड है उस पर वोटिंग कराने से पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी से उसका अप्रूवल होना जरूरी है। ये बातें कुछ एक्सेस ग्रांट से रिलेटेड है। अब देखिए वोट ऑफ क्रेडिट क्या है। ये एक ऐसा क्रेडिट है ताकि मीट किया जा सके एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, जो कि ऐसे नेचर की हैं जो कि इनडिफिनिट कैरेक्टर की हैं, जिनका मतलब पता बजट में नहीं लगाया जा सकता है। कुछ ऐसे खर्च हैं जो कि बजट में आप एस्टिमेट नहीं कर सकते कि आने वाले कल में इतना खर्चा हो सकता है, तो उसको एक मतलब ब्लैंक चेक की तरह दे दिया जाता है। वोट ऑफ क्रेडिट कैनट बी स्टेटेड इन बजट, बजट में उसको नहीं एक्सप्लेन करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव को मतलब जो हमारी सरकार है उसको ब्लैंक चेक की तरह दे दिया जाता है कि यार इस पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए, इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए आप एक काम करो, जितना पैसा चाहे उसमें इसमें ब्लैंक चेक लो, भर के निकाल लेना, बिकॉज इसका कितना लगेगा हमें पता नहीं है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग वोट ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल ग्रांट। अब एक्सेप्शनल ग्रांट क्या है, मान लीजिए कोई स्पेशल पर्पस आन पड़ी है एंड फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करेंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए कि बजट में जो भी सर्विसेज दी गई हैं उसमें से कुछ भी नहीं है वो, लेकिन एक्सेप्शनल कुछ अचानक से स्पेशल पर्पस के लिए कुछ बहुत जरूरत आन पड़ी है, किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को आ सकती है कि हमें वो काम करना ही करना है स्पेशल पर्पस के लिए, तो उसके लिए जो पैसा दिया जाएगा वो होगा एक्सेप्शनल ग्रांट। ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए। टोकन ग्रांट क्या होता है, when funds to meet the proposed expenditure on a new service can be made available by reappropriation। देखिए एक नई सर्विस लेके आ रही है, मान लीजिए पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री है वो नया सर्विस देना चाहती है एंड उसके लिए वो पैसा जो दिया जाएगा वो रीअप्रोप्रिएशन के द्वारा जब दिया जाएगा, मतलब कि अप्रोप्रिएशन बिल तो पहले आ गया था, फिर से एक रीअप्रोप्रिएशन लाया जाए, वोटिंग हो सब कुछ, उसके बाद जो पैसा मिलेगा उस पैसे को कहते हैं टोकन ग्रांट। नेक्स्ट आता है फंड्स कितने तरीके की हैं सरकार के पास। अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यूनियन गवर्नमेंट की, तो कितने तरीके के फंड्स है, तो भैया 3 तरीके के फंड्स हमारे पास हैं सरकार के पास, भारत सरकार के पास 3 तरीके के फंड्स हैं। वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिनको डील किया गया है आर्टिकल 266 में, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट फंड, अकाउंट ऑफ इंडिया, जो कि इस फंड का पार्ट है ओवरऑल सरकार के फंड का, आर्टिकल 266 में ही इसको भी रखा गया है। देन लास्ट आता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये प्रोविजन है कि उसने बोला कि भाई भारत सरकार चाहे तो अगर कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी घटना हो जाए उसके लिए कंटीजेंसी फंड को मेंटेन कर सकती है, तो भारत ने 1950 से ही इसको मेंटेन किया हुआ है, जिसको रखा गया आर्टिकल 267 में। एक एक करके जान लीजिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है। जितने भी रिसिप्ट हैं, ये जितने भी क्रेडिट, जितने रिसिप्ट आते हैं क्रेडिट साइड में आ जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। जितना पैसा डालना चाहते हो डाल दो इसमें, जितना पैसा निकालना चाहते हो वो डेबिट साइड में आ जाएगा, जितना पैसा निकालना चाहते हो निकाल लो। तो ये होता है ओवरऑल जो पैसा सरकार के पास है, जितने भी क्रेडिट है बहुत तरीके की हो सकती है, टैक्स से आ रही है, कोई कहीं से आ रही है, कोई कहीं से आ रही है, पेमेंट जो भी करना है गवर्नमेंट को, तो ये 2 तरीके से किया जाता है, एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर मेड। तो चार्ज और मेड ऑलरेडी मैंने बताया। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, वैसा पैसा जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं को छोड़ के, वैसा पैसा जिसको बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं रखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर में प्रोविडेंट फंड, जो भी प्रोविडेंट फंड सरकारी स्कीम लाई है उसमें लोग पैसा जमा करते हैं, उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो पैसा जो जमा करते हैं वो कहाँ रहेगा, वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आके जमा हो जाता है। जुडिशियल डिपोजिट्स, सेविंग बैंक डिपोजिट्स, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स, रिमिटेंसेस एंड सो ऑन, ये सारा जो पैसा है, रिमिटेंसेस क्या होते हैं, मतलब बाहर में जो लोग रह रहे हैं वो भी पैसा भेजते हैं इंडिया में, उनका जो पैसा आता है वो रिमिटेंसेस की तरह काउंट किया जाता है, उसको पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है एंड सो ऑन। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स है पब्लिक अकाउंट की। एंड इसको ऑपरेट किया जाता है एक्सिक्यूटिव एक्शन के द्वारा, इसके लिए अप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं है, मतलब सरकार चाहे तो उससे पैसा निकाल सकती है, कोई बिल विल लाने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर किया था, इम्पावर किया था पार्लियामेंट को कि भाई आप चाहो तो कंटीजेंसी फंड मेंटेन कर सकते हो, ताकि जब भी कुछ
ऐसा सिचुएशन आ जाए, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आ गया आपके सामने, किसी आपदा विपदा कई तरीके की आती रहती हैं, तो उस केस के लिए आप चाहो तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया बना सकते हो। उसी प्रोविजन के हिसाब से पार्लियामेंट ने एक इनैक्ट किया द कंटीजेंसी फंड इंडिया एक्ट 1950 में, और एक फंड बना लिया जिसका नाम दिया गया कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और दिस फंड इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो उनके डिस्क्रिशन पे पैसा निकाला जा सकता है, एंड ही कैन मेक एडवांसेज आउट ऑफ इट to meet unforeseen expenditure pending its authorization by parliament and operated by executive action। तो ये सारे तरीके के कुछ फंड्स है जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो लाइक जरूर मार देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन प्रेस जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।